जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बल के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया। रियाज नाइकू का मारा जाना जवानों के लिए बड़ी कामयाबी है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने घाटी में उसे अपना पोस्टर बॉय बनाया था, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय और टॉप कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर आतंकियों की कमर तोड़ दी। रियाज नाइकू की तलाश के लिए बीती शाम से ही ऑपरेशन चलाया गया। फिर सुबह के वक्त सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी तेज कर दी ताकि रियाज नाइकू और उसके साथ छिपे आतंकी वहां से भाग न पाएं। जिस जगह रियाज नाइकू छिपा था उसे चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ देर बाद जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई और लंबी चली मुठभेड़ के बाद सुबह करीब 9 बजे आतंकी रियाज नाइकू मारा गया। रुक के भी काफी देर तक फायरिंग हो रही थी, लेकिन कुछ देर पहले जबरदस्त धमाके हुए, जबरदस्त फायरिंग हुई और अभी खबर आ रही है कि वो मिलिटेंट कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन का रियाज नाइकू, वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया। इस मुठभेड़ में रियाज नाइकू के साथ एक और आतंकी मारा गया। इस ऑपरेशन को सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने अंजाम दिया और मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू को मार गिराया। रियाज नाइकू का मारा जाना सुरक्षा बल के लिए इसलिए भी बड़ी कामयाबी है क्योंकि रियाज नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी था जिसकी तलाश लंबे वक्त से की जा रही। जुलाई 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद रियाज को हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना पोस्टर बॉय बनाया था। रियाज नाइकू पर 12 लाख का इनाम भी था और वो घाटी में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे चुका था। रियाज नाइकू घाटी के युवाओं को बरगलाकर और धमकाकर अपने आतंकी संगठन में शामिल करवाता था, लेकिन उसके मारे जाने से आतंकियों के मंसूबों को तगड़ा झटका लगा। सुरक्षा बल ने न केवल रियाज नाइकू और उसके साथी को ढेर किया बल्कि घाटी में हुई 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में एक और आतंकी मारा गया। इस आतंकी को पंपोर इलाके में ढेर कर दिया गया। इस गर्मियों के दौरान कश्मीर के अंदर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है, उसके तरफ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रियाज नाइकू को ढेर करने के साथ ही उन जवानों की शहादत का बदला भी लिया गया जिन्हें हंदवाड़ा में 2 अलग-अलग आतंकी हमलों में निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नाइकू को मौत के घाट उतारा है। कांग्रेस ने भी सुरक्षा बल के जवानों की बहादुरी की तारीफ की और रियाज नाइकू के खात्मे को पाकिस्तान के लिए करारा झटका बताया। आपने बहुत खूब जवाब दिया, आपको मैं सैल्यूट करती हूँ। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या 456 पहुंच गई। इस महामारी से पुलिस वालों को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए और उसी के तहत मुंबई में कोरोना प्रभावित इलाकों में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर गश्त करते दिखे। कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे कई केसेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। साथ ही डॉक्टर बुलाकर पुलिस वालों को कोरोना से बचाव के बारे में भी समझाया गया। मुझे भी काफी तकलीफ होता है, एक तो एक कॉस्ट्यूम पहनो, ऊपर से जाना मास्क और जोर में बोलना तकलीफ होता है, लेकिन आपको तकलीफ सहना पड़ेगा। और मुंबई पुलिस के जवानों और उनके परिवार के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई। उनको जितना हम एजुकेट करेंगे उतना उनका डर कम रहेगा इस बीमारी के बारे में, उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो, इसके लिए ये हेल्पलाइन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने उम्रदराज पुलिस कर्मियों को ऑफिस या फील्ड ड्यूटी से अलग रखने का भी फैसला किया। मुंबई पुलिस में जो 55 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी है उन्हें सबको घर रहने की निर्देश दिए गए हैं, जबकि 52 साल के ऊपर की उम्र के जिन पुलिस वालों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या दूसरी कोई बीमारी है उनको भी घर रहने का निर्देश जारी कर दिया गया। वजह यह है कि ऐसे लोगों के कोरोना की चपेट में आने की आशंका ज्यादा है और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर इस बीमारी ने जिस कदर हमला बोला उसे देखते हुए पुलिस अधिकारी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। बताया गया कि महाराष्ट्र में अब तक 456 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 42 अधिकारी और 414 कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक के। इनमें 215 यानी करीब 50% मुंबई पुलिस के जवान हैं जिन्हें कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई। वहीं मुंबई में 3 और पुणे में 1 पुलिस कर्मचारी की कोरोना से मौत भी हो चुकी। सूरत से करीब 1200 मजदूर एक ट्रेन के जरिए बिहार के बरौनी पहुंचे। काम के सिलसिले में सूरत गए ये मजदूर लॉकडाउन के बाद वहीं फंस गए थे। जो एक ट्रेन के जरिए बरौनी पहुंचे जहां सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन पर कोई दिक्कत न हो इसके लिए वहां पुलिस वाले भी मौजूद रहे। ट्रेन के पहुंचने के बाद एक एक कर मजदूर बाहर आए और उनके शरीर का तापमान मापा गया। जांच में सब कुछ ठीक मिलने के बाद इन मजदूरों को खाने के डिब्बे और पानी की बोतलें भी दी गईं। ऐसी ही एक ट्रेन केरल में फंसे बिहार के मजदूरों को लेकर कटिहार पहुंची। ट्रेन से मजदूरों के उतरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरे में खड़ा किया गया। बताया गया कि जांच के बाद इन मजदूरों को कई बसों की मदद से उनके घर भेज दिया गया। तेलंगाना से भी कुछ मजदूर एक ट्रेन से खगड़िया पहुंचे, जहां जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
घर पहुंचे ये मजदूर काफी खुश दिखे। अपना बिहार आए तो भाई शांति है, कोई दिक्कत नहीं। अपना गाँव घर में रहेंगे, कमाई खाएंगे। कोरोना वायरस के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया में बेसबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। दक्षिण कोरिया में कोरोना के करीब 10,000 मरीज हैं। हालांकि वहां नए मरीजों की तादाद तेजी से घट रही है, जिसके बाद वहां बेसबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत करने का फैसला किया गया। सामने आए वीडियो में 2 टीमें अपने मैच की तैयारी करती दिखी। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से वहां दर्शकों को नहीं आने दिया गया। ऐसे में दर्शकों की कमी को पूरा करने के लिए वहां उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। स्टेडियम में दर्शकों के लिए बनी सीटों पर खास तरह के बैनर लगा दिए गए। इन बैनरों में लोगों की तस्वीरें बनी थी। मैच के दौरान वहां चीयर लीडर्स भी नजर आईं। मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी कई लोग स्टेडियम के बाहर पहुंच गए, जो मोबाइल फोन पर मैच देखते नजर आए। हालांकि इस टूर्नामेंट को टीवी पर दिखाया जा रहा है ताकि लोग घर पर ही मैच देख सकें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी गिरावट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। हालांकि तेल की बढ़ी कीमतों का बोझ लोगों पर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर रोड सेस बढ़ा दिया। इसके अलावा पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, यानी पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया गया। इसी तरह डीजल पर भी 8 रुपए प्रति लीटर रेड सेस बढ़ा दिया गया। इसके अलावा डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, यानी रोड सेस बढ़ाया हुआ। यानी डीजल पर केंद्र सरकार ने 13 रुपए प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया। हालांकि पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी का बोझ लोगों को नहीं उठाना होगा। बढ़े हुए टैक्स का बोझ तेल कंपनियां उठाएंगी। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद केंद्र ने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया है, क्योंकि रोड सेस से तेल कंपनियों की कमाई नहीं होती। पेट्रोल और डीजल पर रोड सेस के जरिए जो रकम जुटाई जाती है वो सीधे केंद्र सरकार के खाते में जाती है। इसमें राज्य सरकारों का भी हिस्सा होता है। हालांकि इस पर राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही थी कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने यह फायदा लोगों को न देकर इस पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ा दिया। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर विरोध जताया। राहुल गांधी ने सरकार से फैसला वापस लेने की भी मांग की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने का निर्णय केवल तुगलकी फरमान नहीं, मैं ये कहूंगा कि कोरोना महामारी के समय जब जनता एक एक पैसे के लिए जूझ रही है, उनकी जेब से 1,40,000 करोड़ सालाना लूटना आर्थिक देशद्रोह है। लॉकडाउन के बीच तेलंगाना में शराब की दुकानों के खुलते ही वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एक दिन पहले तेलंगाना सरकार ने शराब की कीमतों में 16% की बढ़ोतरी के साथ दुकानों को खोलने का फैसला किया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब खरीदने की इजाजत दे दी थी। लेकिन जब लोग दुकानों पर पहुंचे तो उन्होंने सारे नियम कायदे तोड़ दिए। नियमों की अनदेखी की एक ऐसी ही तस्वीर हैदराबाद से आई, जहां दुकानों के बाहर गोले बनाए गए थे ताकि लोग तय दूरी पर खड़े हो सकें। लेकिन कतारों में खड़े लोगों ने इसका पालन नहीं किया और एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। ये हाल हैदराबाद के सिर्फ एक इलाके का नहीं था। जहां भी नजर गई वहां की दुकानों पर शराब खरीदने वालों की लाइन नियमों के मुताबिक नहीं दिखी। एक इलाके में तो दुकान खुलने से पहले ही 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी नजर आई। कमोबेश ऐसे ही हालात वरंगल में भी दिखाई दिए। दुकानों के खुलते ही शराब खरीदने वालों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद सभी लोगों को कतार में खड़ा कर दिया गया। इन लोगों में कुछ ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, जबकि दुकान से थोड़ी दूरी पर ज्यादातर लोग एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए। तो लाइन में खड़ा करके एक के बाद डिस्टेंस मेंटेनेंस करके दारू मिल रहा या कुछ भी गड़बड़ क्या भी नहीं है। बहरहाल तो अच्छा है। शराब की दुकानों के खुलने की एक तस्वीर सिकंदराबाद से भी सामने आई। वहां दुकान खुलने का इंतजार कर रहे एक आदमी ने तो खुशी के मारे डांस करना शुरू कर दिया। पीवी सिंधु ने किताब पढ़ने की अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पीवी सिंधु ने लॉकडाउन के बीच घर में किताब पढ़ने की अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी तारीफ की। बीएमसी ने भीड़ की वजह से मुंबई में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद कुछ इलाकों में शराब की दुकानें खोलने पर दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीएमसी ने देर रात एक ऑर्डर जारी किया और साफ तौर पे कहा कि मुंबई में जितनी भी वाइन शॉप हैं वो अब पूरी तरीके से बंद रहेंगी। हरियाणा के भिवानी में मामूली विवाद में एक महिला पर एक दुकानदार को नकली पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप लगा। जो ये बताइए, मैं चंडीगढ़ लॉ कर रही हूँ, इसको पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल 2 रुपए और डीजल की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी। नई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक था कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाएं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने पर चर्चा की गई। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की मीटिंग से हम उनकी और ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से सहायता कर पाएंगे। बिहार के नवादा में क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए मजदूरों ने खाना नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दूसरे राज्यों से लौटे इन मजदूरों को 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, जिन्होंने प्रशासन पर खाना नहीं देने का आरोप लगाया और इसी बात पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान कुछ मजदूरों ने गेट के पास इकट्ठा होकर उसे खोलने की मांग की ताकि वो अपने घर जा सकें। हालांकि वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी मजदूरों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें शांत कराता दिखाई दिया, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मजदूरों ने आरोप लगाया कि क्वारंटीन सेंटर में न तो खाने का इंतजाम है और न ही पीने के पानी का। 21 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद किया जा रहा है, जबकि एक टाइम का खाना व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। मजदूरों के हंगामे के बीच कुछ लोग एक गाड़ी में खाने के डिब्बे लेकर वहां पहुंचे और उनमें बांट दिए। कोरोना वायरस की मार झेल रहे अमेरिका में मर्डर हॉर्नेट्स नाम की मक्खियां दिखीं जो मधुमक्खियों के साथ इंसानों के लिए भी जानलेवा हैं। इन मक्खियों को मर्डर हॉर्नेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में हर साल इनकी वजह से 50 लोगों की करीब मौत हो जाती। और ये जानलेवा मक्खियां पहली बार अमेरिका में दिखाई दी। दावा किया गया कि आकार में दूसरी मक्खियों से काफी बड़ी इन मक्खियों का डंक इतना जहरीला होता है कि ये इंसानों की जान भी ले सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला कर ये मक्खियां कुछ ही देर में उन्हें मार देती हैं। खबर है कि अमेरिका की कई जगहों पर मरी हुई मधुमक्खियां दिखाई दी जिनके सिर कटे हुए थे, जिसके बाद ही मर्डर हॉर्नेट्स नाम की इन मक्खियों के वहां होने का पता चला। बताया गया कि अलग अलग शहरों में इन मक्खियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर शिकंजा कस दिया है। जानकारी के मुताबिक पैसों के लेन देन के मामले में ईडी ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के 2 करीबियों को नोटिस भेजा है, जिनमें एक मरकज के कोर ग्रुप का सदस्य है जबकि दूसरे पर हवाला के जरिए पैसे भेजने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक इनके वकील ने ईडी के अधिकारियों से संपर्क कर फिलहाल दोनों के पेश नहीं होने की जानकारी दी। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के बेटे सईद से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। खबर है कि ईडी ने मौलाना साद के बेटे से मरकज पहुंचे उन लोगों की भी जानकारी मांगी जो विदेशों से चार्टर्ड प्लेन के जरिए भारत आए। इस मामले में ईडी अब तक मौलाना साद के 9 से ज्यादा करीबियों से पूछताछ कर चुका है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में भी नियमों के तहत काम शुरू हो गया। लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू होने के तीसरे दिन सराय काले खान के ट्रांसपोर्ट दफ्तर पर काफी तादाद में लोग पहुंचे और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए गेट के बाहर कतार में खड़ा कर दिया गया। लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए वहां जमीन पर गोले बने नजर आए और सभी को उन गोलों के अंदर ही खड़े रहने के निर्देश दिए गए। आज लॉकडाउन 3 का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बीते 2 दिन हमने इतने लोग यहाँ पर नहीं देखे। दफ्तर के गेट से अंदर दाखिल होने वाले लोगों की पहले स्क्रीनिंग की गई और फिर कागजों की शुरुआती जांच के बाद उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए। ट्रांसपोर्ट दफ्तर के अंदर ज्यादा भीड़ न लगे इसलिए एक बार में कुछ ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। साथ ही दफ्तर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग को हम प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक बॉक्स बना दिए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 1 महीने बाद घर लौटी एक नर्स का इलाके के लोगों ने सम्मान किया। ये नर्स महीने भर से कोरोना मरीजों के इलाज में जुटी थी, जिसके घर लौटने पर इलाके के लोगों ने उस पर फूल बरसाए और उसका स्वागत किया। लोगों ने इस नर्स के सम्मान में तालियां भी बजाई। उसके घर के बाहर वेलकम भी लिखा नजर आया। बुजुर्गों ने घर में घुसने से पहले उसकी आरती भी उतारी। ये सब देखकर वो भावुक हो गई और सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया उसने। अभिनेत्री भाग्यश्री ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। अभिनेत्री भाग्यश्री ने लॉकडाउन में अपने घर पर पति के साथ कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन के बीच एक दूल्हे ने 4 बारातियों की मौजूदगी में शादी की। इस दौरान सभी ने मास्क पहनने के साथ साथ एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा। लॉकडाउन में शादी होने के कारण सभी लोग दूरी बनाकर रखें। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और अब तक 100 लाख टन गेहूं की फसल मंडियों में पहुंचने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने फसल की कटाई और उसे सही तरीके से मंडी में बेचने के लिए किसानों की तारीफ की। सारे नूं बधाई दिंदे, तगड़े रहो, आ जेड़ा हफ्ता 10 दिन इहनूं कढीए। राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
बिहार के नवादा के क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोगों ने खाना देर से मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। एक सीट पे मेरे को 3 आदमी बैठा करके लेकर आया और रास्ते में लेकर आया, खाना तक हमको रास्ते में नहीं मिला। लॉकडाउन के बीच यूपी के सहारनपुर में वीडियो कॉल के जरिए निकाह हुआ। लड़की जिस इलाके में रहती है वो पूरा इलाका हॉटस्पॉट है और ये वजह रही कि दूल्हे को वहां जाने की इजाजत नहीं मिली। जिसके बाद लड़की के घर पहुंचे एक काजी ने कुछ लोगों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए निकाह पढ़ाया। काजी ने पहले लड़की से इजाजत ली। इजाजत है। लड़की से इजाजत मिलने के बाद लड़के से रजामंदी ली गई और फिर वीडियो कॉल के जरिए ही निकाह पढ़ाया गया। निकाह लड़के ने खुद नहीं बल्कि उसकी तरफ से एक गवाह ने पढ़ा। हालांकि लड़का निकाह के दौरान खुद भी वीडियो कॉल के जरिए जुड़ा रहा। क्या आपने इस लड़की को हनीफ के वक्त निकाह में उनकी तरफ से कबूल किया? मैंने हनीफ की तरफ से सना को कबूल। रूस में जर्मनी पर जीत के 75 साल पूरे होने पर दूसरे विश्व युद्ध की उस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस की वजह से वहां विक्ट्री डे के मौके पर होने वाले जश्न को टाला जा चुका है। लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद वहां उस युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। व्लादिवोस्तोक में इन बुजुर्ग सैनिकों के लिए खास आयोजन किया गया। वहां सेना के एक बैंड ने इन बुजुर्ग सैनिकों को अपने ही अंदाज में सलामी दी। 1945 में हुई उस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कई बुजुर्ग सैनिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद इन बुजुर्ग सैनिकों और उनके परिवार वालों के सम्मान में गाने भी गाए गए। उस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिकों की याद में राजधानी मॉस्को में एक एयर शो का आयोजन भी किया गया। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू में ढील देते हुए कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब में शराब की दुकानें 7 मई से रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जाएंगी और दुकानें बंद होने के बाद शाम 6 बजे तक कारोबारी घर बैठे लोगों को शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। यही नहीं, दोपहर 1 बजे के बाद खाने पीने का सामान भी लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। राज्य में दूसरी दुकानों को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोला जा रहा है। बेंगलुरु से पटना के पास दानापुर स्टेशन पहुंचे मजदूरों को बसों के जरिए उनके गांव भेजा गया। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही सभी जरूरी सावधानियां बरतते हुए सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए। और इन मजदूरों को बस में बैठाने से पहले एनडीआरएफ के जवानों ने सभी के सामान को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया। बिहार पहुंचे ये मजदूर भी नियमों का पालन करते नजर आए। सभी लोग बस में बैठने के लिए एक लाइन में खड़े हुए और उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी भी बनाए रखी। बेंगलुरु से ट्रेन आई है और उसमें जो सवार यात्री हैं उनकी लंबी लाइनें लगी हुई है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम इनके बैगों का भी सैनिटाइजेशन कर रही है। इससे पहले इन यात्रियों की मेडिकल जांच के लिए प्लेटफॉर्म पर ही डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई, जिसके बाद ट्रेन से एक एक कर यात्रियों को उतारा गया और उनकी मेडिकल जांच की गई। कि जो लोग जो है इस ट्रेन से उतरे हैं उनकी जांच के बाद एक एक करके उतारा जा रहा है और जांच के बाद जो है उनको मुहर दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के बाहर कई बसें भी खड़ी नजर आईं, जिनमें बैठकर इन लोगों को गांव तक भेजा गया। लॉकडाउन से हो रहे आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में अगले साल जुलाई तक कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया। दिल्ली सरकार को तो देखो, डीए जो भी है आज तक जितना भी डीए दिया गया, इंक्रीमेंट दिए जाते हैं या जो भी पे स्केल दिए जाते हैं, पे कमीशन लागू किया जाता है, अभी तक दिल्ली सरकार ने जो भी केंद्र सरकार ने किया उसको फॉलो किया है, तो वी हैव टू फॉलो इट। एक वीडियो में धोनी अपनी बेटी के साथ घर में मस्ती करते नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी अपनी बेटी के साथ घर में मस्ती करते नजर आए। हरियाणा के पानीपत में एक्साइज विभाग की तरफ से सील किए गए एक गोदाम से चोरों ने 80 लाख से ज्यादा की शराब चुरा ली। शराब कारोबारियों ने सरकार से दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत मांगी। शराब की दुकानों पर लगने वाली भारी भीड़ को कम करने के लिए अपील की गई। पटना में एक दवा की दुकान में छापेमारी की गई, जहां से बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए गए मास्क और सैनिटाइजर जब्त किए गए। मुंबई में कोरोना वायरस के एक मरीज पर अस्पताल से भागने का आरोप लगा। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। ऐसे लोगों को थोड़ा मुश्किल रहता है, बट हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि उसको ट्रेस किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने दवा बनाने की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। बताया गया कि इस फैक्ट्री में नियमों की अनदेखी कर दवाइयां बनाई जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलते ही खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ कर्मचारी दवाओं को डिब्बों में पैक करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक कर्मचारी तो हाथों में बिना दस्ताने लगाए ही दवाओं को मापकर प्लास्टिक की थैलियों में डालता नजर आया।
आरोप है कि फैक्ट्री में न सिर्फ नियमों की अनदेखी कर दवाइयां बनाई जा रही थीं, बल्कि डिब्बों पर दवा बनाने की तारीख भी गलत छपी दिखाई दी। ये तो जनवरी डेट पड़ी है इस पे पैकिंग की। ये तो पहली बार है ना, पैक तो हम कर रहे हैं ना। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने वहां बनाई जा रही दवाओं की जांच की और सैंपल भी लिए। जितनी भी दवाइयां हैं तो जांच के लिए नमूना लेकर आगे लैब में जांच करा रहे हैं। तब तक के लिए इनके प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया जाएगा, ये इसको सेल नहीं कर पाएंगे। बताया गया कि इससे पहले भी इस दवा कंपनी के मालिक पर अवैध तरीके से दवा बनाने के आरोप में कार्रवाई हो चुकी है। कोरोना से जूझ रहे जर्मनी के डुसलडॉर्फ में 3 जोड़ों ने शादी करने के लिए ड्राइव इन सिनेमा की मदद ली। जर्मनी में लोगों को लॉकडाउन से कुछ छूट तो मिली है, लेकिन वहां अब भी लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। ऐसे में ये जोड़े शादी करने के लिए चर्च के बजाय ड्राइव इन सिनेमा पहुंच गए। ये जोड़े और उनके मेहमान ड्राइव इन सिनेमा के लिए बनाए गए मैदान में पहुंचे। वहां इन जोड़ों के लिए एक स्टेज बनाया गया, जबकि मेहमान अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर ही शादी का हिस्सा बने। स्टेज पर एक पादरी भी मौजूद थे, जिन्होंने शादी की रस्में पूरी कराई। इस दौरान नीचे मौजूद लोगों ने अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाकर जश्न मनाया। इस दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया गया। यही नहीं, शादी करने वाला जोड़ा भी मास्क पहने नजर आया। महामारी से जारी जंग के बीच दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत हो गई। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के भरतनगर थाने में तैनात 31 साल के एक कांस्टेबल की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये कांस्टेबल हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था, जो लॉकडाउन में वहीं फंस गया था। हालांकि 2 दिन पहले ही वो ड्यूटी पर लौटा था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फ्री में पेट्रोल डलवाने के लिए कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की। ये सभी बदमाश 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां पहुंचे और पेट्रोल भरवाने के बाद कर्मचारियों से मारपीट की। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में इस मारपीट की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई, जिनमें ये सभी बदमाश पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पीटते हुए दिखे। बदमाशों से बचने के लिए ये कर्मचारी वहां से भाग गया, लेकिन बदमाश भी पिस्तौल लहराते हुए उसके पीछे भागते हुए नजर आए। हंगामा बढ़ते ही पेट्रोल पंप पर तैनात सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचा और बदमाशों का विरोध किया, जिसके बाद ये सभी बदमाश वहां से भाग गए। पैसा छीनना चाहे, फिर उसके बाद फायरिंग की इन्होंने, तो हवाई फायर किए। हवाई फायर हमने भी किया बचाव में। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और बदमाशों की तलाश तेज कर दी। इरफान के बेटे बाबिल ने अपने पिता का एक पुराना वीडियो शेयर किया। इरफान के बेटे बाबिल ने अपने पिता का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें इरफान किसी पहाड़ी इलाके में ठंडे पानी में डुबकी लगाते दिखे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 17 मई के बाद भी पूरे महीने हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया। राजस्थान के कोटा से बिहार के अररिया पहुंचे 300 छात्रों की जांच की गई। इसके बाद सभी छात्रों को एक क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो अपने घर लौटने की जो खुशी है वो चेहरे पर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने सरकारी राशन बांटने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में मछुआरों ने सरकार से उन्हें 7 दिन मछली पकड़ने की इजाजत देने की मांग की। लॉकडाउन की वजह से मछुआरों को हफ्ते में 3 दिन मछली पकड़ने की मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोलकाता की फूल मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की। कोरोना वायरस के खतरे के बीच फूल मंडी में आम दिनों की तरह ही भीड़ दिखाई दी और लोग बिना मास्क लगाए फूल मंडी में एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े नजर आए। मंडी में कुछ पुलिस वाले लोगों को हटाने की कोशिश करते हुए भी दिखे, लेकिन हैरानी तब हुई जब लोगों ने लापरवाही की सारी सीमाएं तोड़ते हुए पुलिस वालों की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको कोलकाता की फूल मंडी की तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, फूल मंडी में आज भी लॉकडाउन के दौरान भीड़ की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मंडी में काम करने वाले मजदूरों के साथ ही वहां खरीदारी करने पहुंचे लोग भी नियमों की अनदेखी करते दिखे। मंडी के अंदर मौजूद सड़क पर लोग खचाखच भरे नजर आए और किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाना जरूरी नहीं समझा। हालांकि कुछ पुलिस वाले सख्ती बरतते हुए भी दिखे, लेकिन भारी भीड़ के बीच इनकी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मंडी में काम करने वाले लोगों ने बताया कि वहाँ रोजाना ऐसी ही भीड़ जुटती है और कोई भी नियमों का पालन नहीं करता। भोर 4 बजे से 12 बजे तक ऐसा ही भीड़ रहता है। पड्डे ऐसा ही भीड़ रहता है। पूरा पब्लिक, आम पब्लिक पूरा आते जाते रहता है। यहाँ का रहने वाला लोग ऐसा ही रहता है। कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच चीन में एक रॉकेट को लॉन्च किया गया। बताया गया कि नई पीढ़ी के इस रॉकेट के जरिए चीन का मकसद अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, जिसकी शुरुआत उसने एक रॉकेट लॉन्च करने के साथ की। लॉन्ग मार्च 5B नाम के इस रॉकेट की उड़ान को देखने के लिए स्पेस सेंटर के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। अपनी उड़ान के करीब 8 मिनट बाद ही ये रॉकेट अंतरिक्ष की कक्षा में दाखिल हो गया।
बताया गया कि चीन इस बड़े रॉकेट की मदद से आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसके जरिए वहां भेजेगा। हालांकि चीन में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, वहां अब भी इस बीमारी के कई मामले रोजाना सामने आ रहे हैं।